हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेसन के अंतर्गत कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसी प्रकार हम लेसन 6 के अंतर्गत कंब्यूसन एंड फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। कंब्यूसन एंड फ्लेम करने का मतलब हुआ कि दहन और ज्वाला। कंब्यूसन ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विथ O2 टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंब्यूसन। कहने का मतलब हुआ कि वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ रिएक्ट करके O2 के साथ ऊष्मा प्रदान करता है, उसको हम दहन कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि जब हम किसी भी वस्तु को जलाते हैं तो वो हमें ऊष्मा देता है, यानी हीट प्रदान करता है, यानी हीट जनरेट करता है, उसको हम बोलते हैं कंब्यूशन। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंब्यूशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल, इट इज कॉल्ड ए फ्यूल। इस प्रकार के पदार्थ को हम कंबस्टिबल बोलते हैं, अर्थात दहनशील बोलते हैं, यानी वो जलने योग्य है। और इसका दूसरा नाम हम फ्यूल बोलते हैं, अर्थात ईंधन। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ईंधन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस रूप में भी पाया जा सकता है। फॉर सम टाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंब्यूशन आइदर एज ए फ्लेम और एज ए ग्लो। कभी कभी जब दहन की प्रक्रिया होती है तो उसमें लाइट जनरेट भी होता है, अर्थात दहन के माध्यम से हमको लाइट की भी प्राप्ति होती है, जैसे कि वो चाहे ज्वाला के माध्यम से हो या ग्लो जब करता है, जब कोई पदार्थ जलता है उसके माध्यम से हो। मैग्नीशियम एंड चारकोल इन द सन, हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। सन के माध्यम से भी हीट और लाइट जनरेट होता है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन के माध्यम से उत्पन्न होता है। यहाँ पे आप मैग्नीशियम का रिबन देख सकते हैं, जिसको यहाँ पे जलाया जा रहा है। कैसे ये वाइट लौ के साथ जलता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसके अलावा फूड इज ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी। जैसा कि हम भोजन करते हैं तो फूड हमारे लिए क्या है, एक ईंधन के रूप में कार्य करता है, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है और उस एनर्जी को हम अलग अलग एक्टिविटी को करने में कार्य करते हैं। फॉरेस्ट फायर एक यहाँ पे पॉइंट है कि जंगल में आग कैसे लग जाता है, अर्थात जिसको हम दावा नल बोलते हैं। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर, जैसे कि जब गर्मी का समय होता है तो बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि जितने भी ड्राई ग्रासेस है उनमें आग पकड़ लेता है और ये घास के माध्यम से धीरे धीरे ये पेड़ और सारे फॉरेस्ट में ये फैल जाता है और इसको कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क माना जाता है। वैसे है भी, क्योंकि पूरे जंगल में आग लगना उसको आसानी से कैसे बुझाया जा सकता है। इग्निशन टेम्परेचर, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। यानी किसी भी सब्सटेंस का ताप क्या होता है, यानी न्यूनतम ताप क्या होता है कि ताकि वो आग पकड़ सके, तो हम उस लोएस्ट टेम्परेचर को, जब कोई पदार्थ में आग पकड़ लेता है, उसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। यानी कहने का मतलब हुआ कि जैसे अगर हम थोड़ा वेट, अगर कोई भी पेपर है उसको जलाने का कोशिश करते हैं तो थोड़ा पहले वो ड्राई होता है, फिर वो जलने का काम करना स्टार्ट करता है। अचानक से तो जलता नहीं है, यानी पहले वाइट धुआं निकलेगा, फिर वो जलने का काम करेगा। तो जब वो अपने न्यूनतम ताप पे पहुंच जाता है तभी उसमें आग पकड़ता है, उसी को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक, जो हम माचिस इस्तेमाल करते हैं उसका इतिहास क्या है, कैसे वो हमारे उपयोग में लाया गया या पहले के टाइम में कैसे उसका यूज किया जाता था, उसके बारे में पढ़ेंगे। द हिस्ट्री ऑफ द मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड। मैच स्टिक का इतिहास बहुत ही पुराना है, लगभग 5000 ईयर्स एगो, यानी 5000 वर्ष पहले। स्मॉल पीसेस ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वर यूज्ड एज मैचेस इन एंशियंट इजिप्ट। एंशियंट इजिप्ट में पाइन वुड का इस्तेमाल किया जाता था। पाइन वुड करने का मतलब कि देवदार की लकड़ी का स्मॉल पीस किया जाता था और उसको सल्फर के घुले हुए विलयन में डुबो के रखा जाता था और उसी मैचेस का प्रयोग
एंशियंट इजिप्ट के लोग किया करते थे। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वाज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स एगो। लेकिन अभी के टाइम में जो हम सेफ्टी मैच का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो कि पहले वाले के तुलना में एक विकसित रूप है, वो लगभग 200 वर्ष पहले ही खोज किया गया था। ए मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फास्फोरस विद सम ग्लू एंड स्टार्च वाज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ द मैच मेड ऑफ सुटेबल वुड। जो सुटेबल वुड तैयार किया जाता है, जैसे कि माचिस का तिल्ली आपने देखा होगा, उसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का मिक्सचर, पोटेशियम क्लोराइड और वाइट फास्फोरस का कभी कभी मिक्सचर, जिसको ग्लू और स्टार्च के माध्यम से उसके हेड पे थोड़ा सा चिपकाने का काम किया जाता है। जब हम उसको रफ सरफेस पे स्ट्रक करने का काम करते हैं, तब वाइट फास्फोरस हो या रेड फास्फोरस हो, उसमें आग पकड़ता है और हीट जनरेट होता है घर्षण के माध्यम से। दिस स्टार्टेड द कम्बशन ऑफ द मैच। और इस प्रकार माचिस के तिल्ली में दहन की प्रक्रिया होती है। हाउएवर, हालांकि वाइट फास्फोरस प्रूव टू बी डेंजरस बोथ फॉर द वर्कर्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माचिस एंड फॉर द यूजर। लेकिन अगर वाइट फास्फोरस का बात करें तो ये प्रूव किया कि जो भी काम करने वाले वर्कर हैं या इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरर करने वाले जो लेबर हैं या जो यूज करने वाले पीपल हैं, उनके लिए ये डेंजरस है। दिस स्टेज द हेड ऑफ द सेफ्टी मैचेस कंटेन्स ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। क्योंकि उस समय जब माचिस के तिल्ली पे अगर उपयोग करने का बात किया जाए तो उसमें मात्र एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का ही यूज किया जाता था। द रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर्ड ग्लास एंड लिटिल रेड फास्फोरस विच इज़ मच लेस डेंजरस। बाद में उस रबिंग सरफेस के सतह पे हमने रेड फास्फोरस थोड़ा सा लगाया, जो कि वाइट फास्फोरस के तुलना में थोड़ा कम डेंजरस है, अर्थात कम खतरनाक है। When the match is struck against the rubbing surface, some red phosphorus get converted into white phosphorus। और जब हम रब करने का काम करते हैं, यानी जब हम रेड फास्फोरस को घिसने का काम करते हैं, तो वो रेड फास्फोरस वाइट फास्फोरस में कन्वर्ट होके एक कम्बूशन का काम करता है। दिस इमीडिएटली रिएक्ट्स विद पोटेशियम क्लोरेट इन द मैच स्टिक। और ये डायरेक्ट पोटेशियम क्लोरेट से रिएक्ट कर जाता है और जो मैच स्टिक के हेड पे जितने भी पदार्थ लगे होते हैं उनके माध्यम से हीट जनरेट होता है, यानी उसमें आग पकड़ता है। टू इग्नाइट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड स्टार्ट द कम्बूशन। और वो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड के अंश को भी जलाते हैं और इस प्रकार दहन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक। एक है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहने का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे पदार्थ हमारे प्रकृति में होते हैं जो जल जाते हैं और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो नहीं जलते हैं। तो इनफ्लेमेबल कहने का मतलब कि ज्वलनशील पदार्थ, यानी जिसमें ज्वाला उत्पन्न हो जाए, जो जल सके। द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजली कैच फायर विथ ए फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। यानी कहने का मतलब हुआ कि वैसे पदार्थ जिसमें जो आग पकड़ने की जो क्षमता है बहुत ही कम होती है, यानी जो टेम्परेचर है उनका, यानी वो बहुत कम में ही आग पकड़ लेते हैं। और इजली कैच फायर, यानी कहने का मतलब कि आसानी से आग पकड़ लेना। विथ ए फ्लेम, यानी उसमें ज्वाला भी उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को हम बोलते हैं ज्वलनशील पदार्थ, जैसे कि पेट्रोल, एल्कोहल और एलपीजी जिसका पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, जिसको हिंदी में बोलते हैं। The most common fire extinguisher is water, but water works only when things like wood and paper are on fire। कुछ ऐसे सामान्य फायर एक्सटिंग्विशर है, कहने का मतलब कि अग्निरोधक है, यानी आग को बुझाने वाले कारक के रूप में हम समझ सकते हैं इसको। जैसे कि पानी, जब आग लगता है तो पानी उसमें बहुतायत रूप से भूमिका निभाता है, या ऑयल या पेट्रोल साइड जब अगर हम बात करते हैं तो बालू उसमें भूमिका निभाता है। लेकिन अगर वाटर का बात करें तो वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। जब लकड़ी हो या पेपर हो उसी टाइम वाटर वर्क करता है,
लेकिन अदर साइड अगर हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का बात करें, यानी विद्युत उपकरण का बात करें कि उसमें फायर लगा हो और हम चाहते हैं कि वाटर से उसको बुझाएं, तो वाटर से तो हम बुझा नहीं सकते, क्योंकि जो पीपल आग को बुझाने का कोशिश करेंगे उनके लिए वो हार्मफुल होगा, यानी उनको वो हानि पहुंचाएंगे। वाटर इज़ नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। इसके अलावा वाटर ऑयल और पेट्रोल जैसे फायर के लिए भी सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि वाटर ऑयल और पेट्रोल के तुलना में जब वाटर ऑयल और पेट्रोल को जब हम मिक्स करते हैं तो क्या होता है, पेट्रोल और ऑयल आपने देखा होगा कि जब तेल का मात्रा पड़ जाता है पानी में तो पानी के ऊपर तेल की मात्रा यानी ऑयल की मात्रा तैरने लगती है। तो आग कैसे बुझेगा इस सिचुएशन में? फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल, इसीलिए आग के लिए हम चाहे इलेक्ट्रिकल उपकरण में आग लगने का बात हो या कोई ज्वलनशील पदार्थ जैसे कि पेट्रोल हुआ उसमें आग लगने का बात हो, उसके लिए हम फायर एक्सटिंगाइजर का यूज़ करते हैं। अर्थात एक यहाँ पे आप यंत्र देख सकते हैं जिसके माध्यम से CO2 निकलता है, जो कि ऑक्सीजन के तुलना में भारी होता है। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंगाइजर इज वाटर, ये तो हमने पढ़ा ही था। So it sinks below the oil and oil keeps burning on the top. For fires involving electrical equipment and inflammable materials like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher. ये वैसे तो हमने पढ़ा ही था। या इसके अलावा जब आपने देखा होगा कि LPG में जैसे कि सिलेंडर में आग लग जाता है तो बोला जाता है कि आप क्या कीजिए कि जो जूट का बोरा आता है उसको भिगोइए या कोई भी हैवी पदार्थ है उसको भिगोइए और उसको ढकने का काम कीजिए और तब बाहर कीजिए। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ द फायर इज कंट्रोल्ड, और इस प्रकार से जो उनके बीच में फ्यूल और ऑक्सीजन का जो संपर्क रहता है वो कट जाता है और इस प्रकार फायर कंट्रोल में आ जाता है। द एडिंग एडवांटेज ऑफ CO2 इज दैट इन मोस्ट केसेज इट डजंट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इसके अलावा CO2 जैसे कि फायर एक्सटिंगाइजर में अगर हम CO2 का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे ये हार्म उतना नहीं करता है। हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? तो हम सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करने का मतलब हुआ कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के सप्लाई को कैसे प्राप्त करेंगे। इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई टेम्परेचर एज ए लिक्विड इन सिलेंडर। इसको क्या करते हैं कि हाई प्रेशर के माध्यम से एज ए लिक्विड सिलेंडर में इसको हम भरते हैं। इन वाट फॉर्म इज़ द LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सिलेंडर में LPG किस फॉर्म में रहता है। When released from the cylinder, CO2 expands enormously in volume and cools down. जब सिलेंडर में CO2 को रिलीज किया जाता है, CO2 पर्याप्त मात्रा में उसके आयतन में वृद्धि होती है, यानी वो चारों तरफ फैल जाता है। So it is not only forms a blanket around the fire, it also brings down the temperature of the fuel. इसके माध्यम से ये फायर को कंट्रोल करने का काम तो करता ही है, लेकिन फ्यूल का जो टेम्परेचर है उसको भी कम कर देता है। That is why it is an excellent fire extinguisher. इसीलिए यह एक excellent fire extinguisher के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा CO2 का एक अनदर वे बात करें कि कैसे प्राप्त किया जाता है, तो is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate, baking soda or potassium bicarbonate near the fire. These chemicals give off CO2. हम क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और या पोटेशियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल बहुतायत मात्रा में कर सकते हैं फायर के नज़दीक, जो CO2 देता है। टाइप्स ऑफ कंब्यूशन करने का मतलब हुआ कि दहन के प्रकार क्या क्या है। एक है रैपिड कंब्यूशन और एक है स्पॉन्टेनियस कंब्यूशन। एक रैपिड कंब्यूशन करने का मतलब हुआ कि तीव्र दहन, और स्पॉन्टेनियस कंब्यूशन करने का मतलब कि स्वमेव जल उठना, यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें खुद ही आग पकड़ लेता है। तो रैपिड कंब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट आर नोन एज रैपिड कंब्यूशन।
कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें तीव्र दहन के माध्यम से हीट और लाइट जनरेट होता है, जिसको हम बोलते हैं रैपिड कंब्यूशन, जैसे कि फास्फोरस, जो कि रूम टेम्परेचर पे भी हवा की उपस्थिति में जल उठता है। स्पॉन्टेनियस कंबूशन, स्वमेव व जल उठना, द टाइप्स ऑफ कंबूशन इन विच ए मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपैरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबूशन। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें सडनली वो अपने आप आग पकड़ लेता है और कोई एप्लीकेशन इसके लिए हम यूज नहीं करते हैं और उसमें अचानक से फ्लेम्स उपस्थित हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबूशन। जैसे कि अगर हम डिसास्ट्रस फायर इन कोल माइंस, कोल माइन में अगर आग लगने का बात करें, वहाँ का एक स्थिति है जो स्पॉन्टेनियस कंबूशन का उदाहरण है। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट आर समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ सन और ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक। इसके अलावा जो फॉरेस्ट फायर होता है, जो कि जंगल में आग लगने की क्रिया होती है, वो भी स्पॉन्टेनियस फायर के अंतर्गत आता है। एक्सप्लोजन करने का मतलब कि विस्फोटक। ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, सच टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके माध्यम से लार्ज अमाउंट ऑफ गैस क्रिएट होता है, जो हमारे नेचर के लिए वो घातक होते हैं। इस प्रकार के रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सप्लोजन, विस्फोटक। स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम, अगर हम ज्वाला का स्ट्रक्चर का, संरचना का बात करें कि कैसे कैसे कौन सा परत बना होता है, इसके बारे में। द सब्सटेंसेस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम, जैसे कि कोई भी पदार्थ जब जलता है वो वेपराइज होता है और फ्लेम देता है। जैसे कि एग्जांपल केरोसिन ऑयल या मोल्टन वैक्स, जो कि विक के थ्रू राइज होता है। विक कहने का मतलब बत्ती, आपने सुना होगा, जो हम पहले लैंप में इस्तेमाल करते थे या लालटेन में भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड आर वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स, और ये वेपराइज्ड होते हैं और जलते हैं और ये एक फ्लेम का रूप क्रिएट करते हैं। ए सर्कुलर blackish ring is formed on the glass plate side. It indicates the position of unburned carbon particles present in the luminous zone of the flame. कभी कभी आपने देखा होगा, ये आप प्रयोग कर सकते हैं कि एक मोमबत्ती जला लीजिए और क्या कीजिए, आप उसके ऊपर कोई स्टील का बर्तन लीजिए। आपने देखा होगा कि चारों तरफ उसके काले काले परत जम जाते हैं, जो कि सर्कुलर ब्लैकिश रिंग जैसा दिखता है। वो क्या इंडिकेट करता है कि जितने भी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल हैं, यानी जो कार्बन पार्टिकल का जो नहीं जला हुआ हिस्सा है, वो फ्लेम के ल्यूमिनस जोन साइड उपस्थित हो जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो ल्यूमिनस जोन यानी जो जलने की अवस्था होती है, यानी जैसे कि 3 अवस्था, जैसे कि इसमें ही ब्लू, रेड हम देखते हैं, लेकिन कौन सा पार्ट कैसे किसको इंडिकेट करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। जब कॉपर वायर को हम जलाते हैं तो ये रेड हॉट जैसा फ्लेम देता है। दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट, और इस पार्ट को हम बोलते हैं सबसे गर्म पदार्थ। यहाँ पे आप कुछ चित्र देख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि मोमबत्ती हम लोग जला देते हैं, लेकिन जब हम उसके अंदर फिंगर डालने का काम करते हैं तो बीच वाले हिस्से में ज़्यादा हमको जलने का एहसास नहीं होता, लेकिन वही हम जब मोमबत्ती के ऊपर अपना हाथ रखते हैं तो हमको ज़्यादा गर्म का एहसास होता है और जलने जैसा फील होता है। यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे रेड, येलो और ब्लू। जैसे कि ये हॉटेस्ट पार्ट जो रेड के ऊपर दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जिसके ऊपर हम लोग हाथ जब रखने का जैसे काम करते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा उष्मा ये देता है और हमारा हाथ जलने जैसा फील होता है। और बीच वाला जो येलो पार्ट है, जिसको हम पार्शियल कंब्यूशन जोन बोलते हैं, यानी मिडिल जोन भी इसको बोल सकते हैं हम, ये येलो कलर का होता है, जो कि थोड़ा कम हॉट होता है। और जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं लिस्ट हॉट, यानी
लीस्ट हॉट यानी कहने का मतलब हुआ कि बहुत ही कम गर्म। और ये रहा वैक्स कैंडल। और ये जो लीस्ट हॉट वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं इनर मोस्ट जोन, जो कि अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स को ब्लैक रूप में दिखाने का काम करता है। गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटरमोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम विथ ए मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो गोल्ड स्मिथ होते हैं यानी जो सुनार होते हैं वो क्या करते हैं, जब सिल्वर और गोल्ड को गलाना होता है तो वो उसके आउटर मोस्ट जोन पे फ्लेम देने का काम करते हैं, जो कि एक मेटेलिक ब्लो पाइप के माध्यम से वो करते हैं, यानी धातु से बना पाइप रहता है और उसके थ्रू आग निकलता है। उसके माध्यम से वो आउटर मोस्ट जोन को जलाते हैं और सिल्वर हो या गोल्ड हो उसको मेल्ट कर देते हैं यानी गला देते हैं, और बाद में वो अन्य ज्वेलरी में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। फ्यूल अर्थात ईंधन, द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन etc आर कॉल्ड फ्यूल। कुछ ऐसे सोर्स हैं हीट के जो जिसके माध्यम से एनर्जी क्रिएट होता है, चाहे वो डोमेस्टिक एरिया के लिए हो या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हो अर्थात घरेलू कार्य के लिए हो या औद्योगिक पर्पस के लिए। तो मुख्य रूप से हम वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं ईंधन। ये गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडली अवेलेबल। एक अच्छा ईंधन हम उसको बोलते हैं जो सामान्य रूप से आसानी से उपलब्ध रहता है और वो चीप रहता है और आसानी से जल उठता है एयर टेम्परेचर पे एट ए मॉडरेट रेट यानी सामान्य मध्य ताप पे। इट प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसके माध्यम से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है। देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। यहाँ पे शायद कुछ ऐसे फ्यूल उपस्थित नहीं है जिसको हम एक आइडियल फ्यूल के रूप में डिनोट कर सकते हैं कि ये एक आदर्श ईंधन है। फ्यूल एफिशिएंसी यानी ईंधन की एफिशिएंसी क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरिक वैल्यू। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब हम 1 kg किसी भी वस्तु को जलाते हैं उसके माध्यम से हीट जनरेट होता है और फिर हमको एनर्जी प्राप्त होता है, वो एक कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल होता है। यानी 1 kg ईंधन को जब हम कम्प्लीटली जला देते हैं और उसके माध्यम से जो हीट जनरेट होता है जिसके माध्यम से हमें एनर्जी प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं उसका कैलोरिक मान यानी फ्यूल एफिशिएंसी। The caloric value of a fuel is expressed in a unit called kilojoule per kg। और इस फ्यूल के कैलोरिक फ्यूल को हम इसके यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं जिसका नाम है किलोजूल पर केजी। कैलोरिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स, यहाँ पे कुछ डिफरेंट फ्यूल्स के कैलोरिक वैल्यू दिए गए हैं जैसे कि काउ डंग केक यानी कहने का मतलब हुआ कि जो गाय का गोबर से बना हुआ जो डंग केक होता है उसका कैलोरिक वैल्यू 6000 से लेके 8000 किलोजूल पर केजी होता है। वुड का बात करें तो 17000 से 22000, कोल का तो 25000 से 33000, पेट्रोल का तो 45000, केरोसिन का भी 45000 और डीजल का भी 45000। यानी अगर याद करना हो तो पेट्रोल, केरोसिन, डीजल 45000, मीथेन CNG 50000 और LPG 55000 और 35000 से 40000 के बीच में बायोगैस और हाइड्रोजन 1,50,000। यानी सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो किसका कैलोरिक वैल्यू एक्सट्रीम होता है तो हाइड्रोजन का होता है। तो कितना होता है तो 1,50,000 किलोजूल पर केजी। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। जब हम किसी भी ईंधन को जलाते हैं तो उसके माध्यम से बहुत ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट निकलते हैं जैसे कि द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट। जैसे कि हम ईंधन जब जलाते हैं, जब हम इसका उपयोग बहुतायत मात्रा में करते हैं तो ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हार्म करता है अर्थात ये हानि पहुंचाता है। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन, क्योंकि जो वुड है, कोल है, पेट्रोलियम है अर्थात जो कार्बनिक ईंधन है उसके माध्यम से कार्बन के जो बिना जले वाले हिस्से हैं उनका रिलीज होना
जो कि प्रकृति के लिए हानिकारक होता है। These fine particles are dangerous pollutants causing respiratory disease such as asthma। और इसके माध्यम से ये जो फाइन पार्टिकल क्रिएट होते हैं वो एक डेंजरस पोल्यूटेंट के रूप में काम करते हैं, अर्थात एक खतरनाक प्रदूषक के रूप में कार्य करते हैं, जिसके माध्यम से श्वसन संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे कि अस्थमा, जिसको हम दम्मा भी बोलते हैं। For centuries, wood was used as domestic and industrial fuel। बहुत सदियों से देखा जाए तो लकड़ी का इस्तेमाल डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पे किया जाता है, लेकिन इसका रिप्लेस करने का काम अभी कोल और अदर फ्यूल जैसे कि एलपीजी ने ले लिया है। यानी कहने का मतलब कि पहले हम लकड़ी का इस्तेमाल बहुत ही करते थे, यानी खाना बनाना हो या अदर काम में भी हो, चाहे इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, लेकिन अभी के टाइम में कोल और एलपीजी का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है। इन मेनी रूरल पार्ट्स और कंट्री, बहुत ऐसे हमारे देश है जिनके रूरल पार्ट्स में पीपल द्वारा वुड का इस्तेमाल फ्यूल के तौर पे किया जाता है, क्योंकि इसकी जो उपलब्धता है, यानी ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है और एंड लो कॉस्ट, और ये बहुत ही कम दाम में इसकी प्राप्ति भी हो जाती है। हाउएवर, हालांकि बर्निंग ऑफ वुड गिव्स ए लॉट ऑफ स्मोक विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। हालांकि जब हम लकड़ी जलाते हैं तो इसके माध्यम से बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है, जो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, और इसके माध्यम से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि श्वसन संबंधी बीमारियां हो सकती है। ऑल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विथ यूजफुल सब्सटेंसेज विच आर लॉस्ट when wood is as fuel। लेकिन इसकी प्राप्ति हमें ट्रीज के माध्यम से होती है, जो कि ट्रीज भी एक यूजफुल सब्सटेंस है, लेकिन जैसे जैसे हम वुड का इस्तेमाल ज़्यादातर कर रहे हैं, ट्रीज का खपत कर रहे हैं और इनकी मात्रा कम होते जा रही है। मोर ओवर, कटिंग ऑफ ट्रीज leads to deforestation which is quite harmful to the environment। और इस प्रकार से जितने भी जब हम ट्रीज को काटते हैं तो ये डिफॉरेस्टेशन का कारक बनता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है। Incomplete combustion of these fuels gives carbon monoxide gas। It is a very poisonous gas। It is dangerous to burn coal in a closed room। The carbon monoxide gas produced can kill person sleeping in that room। इनकम्प्लीट कम्ब्यूशन करने का मतलब कि जो अपूर्ण दहन की प्रक्रिया होती है, जब ईंधन पूरी तरीके से नहीं जलता है, उसके माध्यम से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, जो कि एक जहरीला गैस के रूप में जाना जाता है, और इसको हम क्लोज रूम में नहीं जला सकते। यानी अर्थात कहने का मतलब हुआ कि हम अगर रात में सो रहे हैं, चारों तरफ से दरवाज़ा बंद हो और कोल को जला देते हैं, तो ऐसा ये पॉसिबल है कि जो आदमी उस रूम में सो रहा है वो ख़त्म हो जाए, यानी वो अपना जीवन का नुकसान कर बैठे, क्योंकि जब ये अनबर्न्ड पार्टिकल होते हैं कार्बन के, उसके माध्यम से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, जिसको हम बोलते हैं, डिनोट करते हैं CO से, जो कि एक पॉइजनस गैस है। ओह, सो दैट इज़ वाई वी आर एडवाइज्ड नेवर टू स्लीप इन ए रूम विथ बर्निंग और स्मोल्डरिंग कोल फायर इन इट। इसीलिए ऐसा बोला जाता है, ऐसा सलाह दिया जाता है कि कभी भी सोने समय रूम में किसी भी चीज़ को जलाना नहीं चाहिए या कोल फायर नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कम्बशन ऑफ मस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। कुछ ऐसे फ्यूल्स हैं जिनके जब दहन की प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं। इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ बिलीव्ड टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। और ये आगे जा कर के वैश्विक तापन की स्थिति भी उत्पन्न कर देता है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। जब पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं।
यानी जैसे जैसे टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, यानी बहुत ज़्यादा हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, यानी जब ज़रूरत नहीं भी हो तो जैसे कि परिवहन का यूज करना, बहुत सारे लोगों के पास कार ही है, अगर थोड़ा सा भी दूरी पे जाना होता है या मार्केट भी जाना होता है तो वो कार का इस्तेमाल करते हैं। शहर में ज़्यादातर ये होता है। इसके माध्यम से CO2 ज़्यादा जनरेट होगा, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हीट जनरेट करेगा और हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा और इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति जनरेट होगी। दिस results among other things in the melting of polar glacier, which leads to a rise in the sea level, causing floods in the coastal areas. Low-lying coastal areas may even be permanently submerged underwater. कुछ इसके अलावा जैसे कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कैसे कैसे क्या होगा, जैसे कि जितने भी पोलर ग्लेशियर है, यानी ध्रुवीय क्षेत्र में जितने भी ग्लेशियर पाए जाते हैं वो मेल्ट होंगे तो जिसके माध्यम से सी लेवल बढ़ेगा, यानी जब ध्रुवीय क्षेत्र में जितना भी बर्फ़ जमा हुआ है वो गलेगा। जब गलेगा तो उसका जो क्षेत्र बचा हुआ है, जो एरिया वहाँ पे वो बर्फ़ के माध्यम से ढका हुआ था, अब वो गल गया तो उसका पानी के रूप में बहाव होगा। तो पानी के रूप में बहाव होगा तो इसके माध्यम से वो समुद्र के लेवल को बढ़ाएगा। जब समुद्र के लेवल को बढ़ाएगा तो तटीय जो क्षेत्र होगा वहाँ पे बाढ़ आएगा। जब बाढ़ आएगा तो जितने भी कोस्टल एरियाज़ होंगे वो हो सकता है कि परमानेंटली अंडर वाटर सबमर्ज हो जाए, यानी उसी में विलीन हो जाए। चौथा पॉइंट है बर्निंग ऑफ कोयल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब हम कोयल और डीजल को जलाते हैं इसके माध्यम से सल्फर डाइऑक्साइड गैस से रिलीज होता है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। यह एक बहुत ही घुटन संबंधी वाला गैस है। मोर ओवर, हालांकि पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। पेट्रोल इंजन के माध्यम से नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ ऑक्साइड का प्राप्ति होता है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म्स एसिड। और जो सल्फर के ऑक्साइड होते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और एसिड का निर्माण करते हैं। और जब इस प्रकार की वर्षा होती है तो उसको हम बोलते हैं एसिड रेन, जिसको हम बोलते हैं अम्ल वर्षा, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है। किसके किसके लिए, तो हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, यानी फसल के लिए भी हानिकारक होता है और बिल्डिंग्स के लिए भी हानिकारक होता है और मिट्टी के लिए भी हानिकारक होता है, क्योंकि वो जितने भी फर्टाइल मिट्टी होती है, यानी फर्टाइल जो सोयल होते हैं उनको हानि पहुंचाता है, जो फसल के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। The use of diesel and petrol as fuels in automobiles is being replaced by CNG because CNG produces the harmful products in very small amounts. CNG is a cleaner fuel. जो यूज़ ऑफ डीजल और पेट्रोल है इसको रिप्लेस करके हमने CNG का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है, जिसका पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कहने का मतलब हुआ संपीड़ित प्राकृतिक गैस, क्योंकि इसके माध्यम से बहुत ही कम मात्रा में हार्मफुल प्रोडक्ट रिलीज होता है और इस प्रकार हम CNG को एक स्वच्छ ईंधन के रूप में बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कुछ कीवर्ड्स: एसिड रेन, कैलोरीफिक वैल्यू, कंब्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, एक्सप्लोजन, फ्लेम, फायर एक्सटिंग्विशर, फ्यूल एफिशिएंसी, ग्लोबल वार्मिंग, आइडल फ्यूल, इग्निशन टेम्परेचर, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज। और यहाँ पे कुछ पॉइंट है समरी के रूप में: द सब्सटेंसेज विच बर्न इन एयर आर कॉल्ड कंब्यूस्टिबल, यानी ऐसे पदार्थ जो कि एयर की उपस्थिति में जल जाते हैं उनको हम दहनशील पदार्थ बोलते हैं। और दहन के लिए ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी उपस्थिति हवा में ही होती है। और जब हम कंब्यूशन का प्रोसेस करते हैं इसके माध्यम से हीट और लाइट जनरेट होता है। इग्निशन टेम्परेचर इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए कंब्यूस्टल सब्सटेंसेस कैचेज फायर। और इग्निशन टेम्परेचर हम उसको बोलते हैं जब कोई पदार्थ अपने उस लोएस्ट टेम्परेचर पे पहुंच जाता है जब उसमें दहन की प्रक्रिया होनी शुरू होती है। और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस में वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, यानी अग्निशमन ताप बहुत ही लो पाया जाता है, यानी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कि पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, यानी वो जल्दी ही फायर पकड़ लेते हैं। और फायर को कंट्रोल करने का काम हम बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं।
जैसे कि फायर को कंट्रोल के लिए वाटर को सामान्य रूप में हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा लेकिन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो या पेट्रोल हो या ऑयल से जुड़ा हुआ, वहाँ पे वाटर का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं हम, वहाँ पे हम सेंड का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे कंब्यूशन के प्रकार हैं जैसे कि रैपिड कंब्यूशन, तीव्र दहन और स्पॉन्टेनियस कंब्यूशन और एक्सप्लोजन, यानी कहने का मतलब कि स्वमेव जल उठना और विस्फोटक, जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा। कुछ ऐसे डिफरेंट जोन ऑफ फ्लेम है जिसको डार्क जोन, ल्यूमिनस जोन और नॉन ल्यूमिनस जोन बोलते हैं। यानी जो डार्क जोन यानी सबसे ऊपर वाला पार्ट, ल्यूमिनस जोन यानी प्रदीप्त जिसमें जलने की संभावना होती है, और नॉन ल्यूमिनस जोन यानी जिसमें अप्रदीप्त की अवस्था यानी ज़्यादा उसमें जलने की प्रक्रिया नहीं होती है। एन आइडल फ्यूल इज़ चीप। जब आइडल फ्यूल की अगर बात करें तो वो चीप होता है, सस्ता होता है और आसानी से उपलब्ध होता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट का बात करें तो ये भी आसानी से हो जाता है और ये भी दहनशील योग्य होता है, और इसका जो कैलोरिक वैल्यू होता है वो बहुत ही हाई होता है। इसके माध्यम से ये गैस उत्पन्न नहीं करता है और बहुत ही कम मात्रा में इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने का काम करता है। यानी हमें आइडल फ्यूल का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। फ्यूल डिफर इन देयर एफिशिएंसी एंड कॉस्ट। फ्यूल अलग अलग प्रकार के ईंधन अलग अलग प्रकार के एफिशिएंसी और कॉस्ट धारण करते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि कोल का अगर बात करें तो कोल का दाम अलग होगा, यानी कोल का प्राइस अलग होगा, और वुड का बात करें तो उसका प्राइस अलग होगा। फ्यूल एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू विच इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ किलो जूल पर केजी। हमने एक यूनिट का बात किया था फ्यूल एफिशिएंसी को, जिसके माध्यम से डिनोट किया जाता है, जिसको बोलते हैं किलो जूल पर केजी। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन एयर आर डेंजरस पॉल्यूटेंट कॉजिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। इसके अलावा जो कार्बन पार्टिकल्स के अधजले हिस्से होते हैं उसके माध्यम से डेंजरस पॉल्यूटेंट निकलता है जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यानी श्वसन से संबंधित बीमारियां क्रिएट करते हैं, जैसे कि अस्थमा हुआ। इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल गिव्स पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इसके अलावा जो अपूर्ण दहन की प्रक्रिया होती है ईंधन की, उसके माध्यम से भी जहरीला गैस कार्बन मोनोऑक्साइड की प्राप्ति होती है, जो कि बहुत ही एक हानिकारक गैस के रूप में जाना जाता है, जो मानव के लिए भी हार्मफुल है। इंक्रीज परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर हैज़ बीन लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। जब हवा की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो ये ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है। और जितने भी सल्फ़र डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है ये कोल के बर्निंग के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। डीजल एंड पेट्रोल कॉज एसिड रेन, और जब ये पानी में मिल जाते हैं यानी जब वर्षा जल में मिल जाते हैं तो एसिड रेन क्रिएट करते हैं, जो कि क्रॉप्स बिल्डिंग और सोयल के लिए हानिकारक होता है। तो ख़त्म होता है आपका लेसन। तो कैसा लगा आपको लेसन ज़रूर बताइए। अगर आपको इस लेसन का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जुड़ के PDF प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको और शेयर करें। सो थैंक यू अगेन।